हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और उसके हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोगों को जो लास्ट लेक्चर 3 था उसमें हम लोगों ने क्या कुछ सीखा था। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर बात करते हैं हम लोगों ने लेक्चर 3 में हम लोग का फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था, वो था डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमने आपको बताया भी था कि डायमेंशनल स्टूडेंट्स क्या हुआ करता है, बस बेसिकली आपका यूनिट कन्वर्जन है ना। जैसे आपको पता है कि जितनी आपकी क्वांटिटीज हुआ करती हैं उनको आप लोग मल्टीपल यूनिट्स में आप लोग मेजर कर सकते हैं। तो वही अगर मान लीजिए आप लोग को यूनिट आपस में इंटर कन्वर्ट करने पड़ जाएंगे, तो आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस का हेल्प ले सकते हैं। हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। जैसे अगर मान लिया आप लोग को लीटर जो आपका वॉल्यूम हुआ करता है, वॉल्यूम का यूनिट हुआ करता है, अगर मान लिया आपको उसको यूनिट दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ जाए, जैसे मान लिया आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ गया, तो आप लोग उसको किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे अगर मान लीजिए जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हुआ करती हैं वो आपकी कुछ लॉज को फॉलो करती हैं, वो हम लोगों ने सीखे थे। कौन कौन से थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, और हम लोग कौन सा था? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। और लास्ट में हम लोगों ने कौन सा सीखा था? एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है। और चैप्टर का हम लोग का जो लेक्चर का एंड जो था उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोगों ने जाना था। समझ आ रही बात सभी को है? तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हम लोग के लास्ट लेक्चर का एक तरीका है। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग के आज के लेक्चर का पहला टॉपिक कौन सा होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग अब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम लोग अब कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? मूल कॉन्सेप्ट। और आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर ये वाला टॉपिक तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ ही रखा है। पर बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप में से काफी सारे होंगे जिनको ऐसे भूल गए होंगे ये वाला, या फिर काफी लोगों को याद भी नहीं होगा इसमें कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, या फिर कुछ कुछ आप इसको फीका पड़ रहा होगा आपको ये मन में, है ना। तो फिर अगर मान लीजिए बात करते हैं मूल कॉन्सेप्ट के बारे में, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर मोल क्या है, अमाउंट ऑफ मोल क्या है ना। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मेरे पास किसी भी चीज के 2 आइटम रखे हुए हैं, तो उसे हम लोग किस नाम से बोला करते हैं कि वो क्या है? आइटम का एक पेयर रखा हुआ है, होता नहीं होता। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 सिमिलर टाइप के आइटम्स हैं, तो हम उन्हें क्या बोल सकते हैं? वो एक पेयर है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए किसी भी चीज के मेरे पास में 12 आइटम्स रखे हुए, तो हम लोग उसे क्या बोल देते हैं? वो 1 डजन हो जाएगा। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? इसी प्रकार से अगर मान लीजिए किसी भी चीज के मेरे पास में 12 डजन्स हैं, या आप बोल सकते हो उस चीज के मेरे पास में 144 आइटम्स हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो 1 ग्रॉस हो जाएगा। समझ आ रही बात सभी को है? इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कहीं पर किसी भी चीज का किसी भी टाइप के आइटम के इतने टाइप के आइटम्स रखे हुए हैं, कितने? जितने एवोगैड्रो नंबर के बराबर हुआ करते हैं, तो हम कहेंगे वो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 1 मोल हो जाएगी। सभी को बात समझ में नहीं आई है? जैसे अगर मान लीजिए कोई भी कहीं पर 2 आइटम्स रखे हुए हैं, तो उनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? 1 मोल कह सकते हैं। कहीं पर अगर मान लीजिए 12 डजन, जैसे मान लीजिए बनानाज हुआ करते हैं, तो अगर मान लीजिए मेरे पास 12 बनानाज हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं कि वो 1 डजन हो गए हैं। इसी प्रकार से कहीं पर अगर मान लीजिए 144 सेम टाइप के आइटम्स रखे हुए हैं, तो हमसे क्या बोल देंगे? वो 1 ग्रॉस हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर कहीं पर एवोकैडो नंबर के बराबर आइटम्स रखे हुए हैं सेम टाइप के, तो हम उन्हें कहेंगे वो 1 मोल है। समझ आ रही बात सभी को? ऐसे मान ली मेरे पास हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी संख्या जो है वो इस एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाएगी, तो हम कहेंगे वहां पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। बात समझ में आगे सभी को? नहीं आ गई? दुनिया में कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे पेन पेंसिल कोई भी चीज क्यों ना, इवन बनाना पर हम बात कर रहे थे अभी। अगर मान लीजिए आपने इस नंबर, आपको पता है ये नंबर कितना बड़ा हुआ करता है, जब हमने आपको साइंटिफिक नोटेशन सिखाए थे, तो हमने आपको बताया था कि आप 6022 लिखो और उसके लास्ट में 20 zeros लगा दो। जिस नंबर को आप पढ़ नहीं पा रहे हो, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, उतने ढेर सारे बनानास, तो अगर ये आप कहीं पर आप इकट्ठे कर दोगे, तो हम पाएंगे वो 1 मोल बनानास हो गए हैं। समझ आ गई बात सभी को है? और किसी भी 1 मोलर सब्सटेंस का जो मास हुआ करता है, उसे हम उस सब्सटेंस का क्या कहते हैं? मोलर मास कहा करते हैं। समझ आ रही बात सभी को है? जैसे हमने अगर बारे में बात करी थी, मान ली मेरे पास कार्बन है, कार्बन के अगर हम एवोकैड्रो नंबर के बराबर एटम्स इकट्ठे कर देते हैं, तो उनका मास जो होता है ना वो 12 ग्राम आता है। तो हम कहेंगे कि कार्बन का मोलर मास कितना हुआ करता है? 12 होगा। सभी को बात समझ में आ गई? नहीं आ गई है? तो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना पड़ेगा मूल कॉन्सेप्ट जो हुआ करता है इसका बेस क्या है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आपने मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा है? आप बोलोगे हाँ। तो आप बताओ तो बेटा मोल क्या हुआ करता है, तो आप मोल ऐसे डिफाइन करोगे कि मोल इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग दिस नंबर ऑफ आइटम्स। अगर मान ली किसी भी कलेक्शन में इतने आइटम्स प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स कि हम वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है? 1 मोल हो जाएगा। सभी को बात समझ में आ गई? नहीं आ गई है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला हुआ करता है, वो हम लोग नोट डाउन करेंगे और उसका आगे एप्लीकेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार ही है।
सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं उस फॉर्मूले के हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे मान लीजिए किसी आपको नंबर मास निकाला, अब गिवन मास यहाँ पर क्या चीज़ है, गिवन मास स्टूडेंट्स क्या आता है, ये वेरिएबल चीज़ है, मतलब वेरिएबल मतलब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या हम अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने बोल दिया कि कार्बन का मोलर मास तुमको पता है 12 ग्राम हुआ करता है, पर कार्बन का मास वो तो अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं ना, कुछ गिवन मास अपने आप भी ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं से मार्केट से आप कोल लेकर के आए, लेट्स से आप 1 kg कोल लेकर के आए, तो कोल का वेट आकर बात बात करें तो गिवन मास कितना होगा, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। लेकिन क्योंकि उसमें आइटम जो कार्बन के प्रेजेंट है उनका मोलर मास कितना है, 12 ग्राम। समझ आ गई बात सभी को, नहीं आगे तो आपका जो मोलर मास है वो फिक्स्ड क्वांटिटी है, वो नहीं चेंज होगा। और गिवन मास जो है वो चेंज हो सकता है। समझ आ गई बात सभी को। और आपको एक चीज़ रिकमेंड भी करेंगे कि ये चैप्टर या फिर आगे के लेक्चर आप कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को इतना प्री रिक्वेस्ट होना चाहिए कि आप लोगों ने 9th क्लास में जब के स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स हुआ करते हैं उनका एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास सबको पता हो। और वैसे भी आपके स्टार्टिंग में 20 एलिमेंट्स हुआ करते हैं, उनमें से लगभग 15 एलिमेंट का मास जो है वो उनके एटॉमिक नंबर का डबल होता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट, 6, उसका मास होता है 12 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है, 7, उसका मास होता है 14 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का कितना हुआ करता है, 8, तो उसका मास हुआ करता है 16 ग्राम पर मोल। पर ऐसा सबके लिए एप्लीकेबल भी नहीं है, कुछ और इसमें एक्सेप्टेंस भी हुआ करते हैं। जैसे अगर बात करते हैं हाइड्रोजन का मास और एटॉमिक नंबर दोनों 1 है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है पर मास उसका 31 हुआ करता है। क्लोरीन जो हम लोग अभी आगे अप्लाई भी करने वाले, क्लोरीन का मास कितना हुआ करता है, एटॉमिक नंबर 17 है पर मास उसका 35.5 हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स इतना आपको बेसिक में जाना चाहिए, और 20 एलिमेंट के मास और उनका नंबर याद कर पाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। समझ आ रही बात सभी को। तो स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं ये फॉर्मूला जो है इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे ले सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग दिखा सकते हैं एन से, गिवन मास को डिनोट करेंगे डब्ल्यू से, और मोलर मास को डिनोट करेंगे किससे, स्मॉल एम से। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हम लोग का बन के आ जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका एप्लीकेशन आपको आगे देखने को मिलेगा। समझ आ रही बात है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। सो बच्चों जैसे ही आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, वो है परसेंटेज कंपोजिशन। और उसके अपने क्वेश्चन भी लिखा हुआ छोटा सा है, वो भी हम लोग देखेंगे। पर अभी के लिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो क्या हुआ करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अगर मान लिया आपने कोई भी एग्जाम दिया तो उसमें आपके परसेंटेज आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई केमिस्ट्री एग्जाम दिया, 40 मार्क्स का लेट्स आपको पीरियोडिक टेस्ट हुआ, और आपके मान लीजिए उसमें 30 मार्क्स आए, तो आपकी आपकी आंसर शीट में मार्क्स कैसे लिखे होते हैं, ऊपर 30 होता है नीचे 40 हुआ करता है। मतलब 30 आपने ऑब्टेन किए और 40 कहते हैं मैक्सिमम मार्क्स है, फिर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। बस वही हमको यहाँ पे करना है। परसेंटेज कंपोजिशन का यूज इसलिए हुआ करता है कि हम लोग अगर मान लीजिए मेरे पास कंपाउंडों के मॉलिक्यूल है, वो मल्टीपल टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बना है, हमको ये पता करना है इस पूरे मॉलिक्यूल में इस एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, तो हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन का यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले की हैं, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड, जो कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास होगा इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड का स्टूडेंट्स का हुआ करेगा मोलर मास होगा। सभी को बात समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत ईजी सा है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आप लोग को ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं हम लोग हैं कि ये वाला क्वेश्चन मार्क्स में लिखा हुआ है, इसमें हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल। मेरे पास H2O मॉलिक्यूल है, इसके अंदर को परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। H2O में दो तरह के एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम लोग इसके परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, H2O का हम लोग को मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मोलर मास ऑफ H2O क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम पर मोल, और है कितना यहाँ पर 2, प्लस ऑक्सीजन में कितना हुआ करता है 16। अगर आप टोटल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बेटा, 18 ग्राम पर मोल। समझ आ गई सभी को बात है। तो हम लोग आके देख लेते हैं कि आखिर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ
हाइड्रोजन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम अपॉन इसका टोटल कंपाउंड का वेट कितना था मॉलिक्यूल का वाटर के, 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितना आ जाएगा आपका, 2 9 ज़ा 18, यानी कि आ जाएगा आपका 100/9। इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अप्रोक्सी 11.1%। तो ये क्या आ गया आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब अगर आप एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उस मॉलिक्यूल में 11.1% जो है वो हाइड्रोजन होगा, और जितना रहा बचा होगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। और आप चाहें तो डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर आप 100 में से 11.1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 88.9 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो बस यही हम लोग आगे वेरीफाई भी कर लेते हैं, एक बार निकाल के चेक भी कर लेते हैं कि आपका परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन कितना आने वाला है। ठीक है, तो बेटा अगर हम लोग बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हुआ करता है, कि उसमें एक ही एटम प्रेजेंट था ना ऑक्सीजन का H2O में, तो ऊपर कितना आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मोलर मास कितना, क्या 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आ जाएगा ये 2 8 टाइम्स 2 9 टाइम्स, ये आ गया आपका कितना 800/9। अगर आप इसे सॉल्व करोगे देखिए 9 9 से 81 ज़्यादा हो जाएगा। और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लोग, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को कैलकुलेटर वगैरह कुछ अलाउड नहीं होगा, तो इस वजह से आप जब भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं फ़ोन या कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं, नहीं, आपको उसको अवॉइड करना ताकि आपकी खुद प्रैक्टिस हो सके। अदरवाइज आप एग्जाम में क्या करेंगे, आप एक्यूरेसी के चक्कर में तो आपकी स्पीड रह जाएगी, और आप स्पीड के चक्कर में कभी कभी क्वेश्चन गलत करके चले जाओगे। तो ताकि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन रहें, दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू नॉट टू यूज कैलकुलेटर व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। सर मेरी बात, आप खुद से कैलकुलेटर करो, पेन पेपर से यूज करो, कुछ भी करो आप, लेकिन हमेशा खुद से कैलकुलेट करो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आने चली आती चली जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अब आप देख सकते हैं 9 8 द 72 कितना बचेगा, ये यहाँ 8 बच जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 9 8 द 72 पॉइंट, फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा 0। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 88 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 1 या फिर 9 के अप्रोक्स आ जाएगा ये वाला आंसर। समझ आ रही बात सभी को है? तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक और कंपाउंड देख लेते हैं, उसका हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर जिसमें हम लोग को परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट फाइंड करनी है, वो है हम लोग का इथेनॉल। तो इथेनॉल आपको पता होगा फॉर्मूला क्या हुआ करता है, C2H5OH, इसको हम लोग इथेनॉल बोला करते हैं। आपने क्लास में तो पढ़ा भी होगा इसके बारे में। अगर सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसका मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखते हैं मोलर मास ऑफ इथेनॉल, क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 2। एक कार्बन का मास कितना हुआ करता है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस हाइड्रोजन की तरह की 5 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, टोटल हो जाएंगे 6। एक का कितना हुआ करता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने एक ही है, और इसका कितना हुआ करता है 16। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना, 24 प्लस 6 30 प्लस 16 46 ग्राम पर मोल। तुम लोग का मोल मास आ चुका है। बस आए का हम लोग को बहुत आसान हुआ करता है, क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तुम लोग कार्बन का परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, पहली बात तो है। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 2। तो एक कार्बन का मोलर मास कितना होगा, 12 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास कितना है इसका है 26 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए 2 12 टाइम्स और 2 23 टाइम्स, ये कितना आ गया आप लोग का 1200/23। तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए हम भी अपने आप से सॉल्व करेंगे इस वाले को, 23 से 1200 को हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 23 5 टाइम्स अप्लाई करके देखेंगे अगर यहाँ पर, तो कितना आएगा 5 टू द 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 115। इसको आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50, 12 टू ज़ा 13 23 टू ज़ा 46, 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 1 टाइम जाएगा, तो आपका आंसर जो है वो नियर अबाउट कितना आ जाएगा 52.1%। और एक्यूरेसी के लिए आप लोग और एक डेट तक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने परसेंटेज हुआ करता है बेटा, 52.1%। समझ आ गई बात सभी को है? आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या हुआ करती है। सो स्टूडेंट्स हम लोग अब देख लेते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इथेनॉल में कितने हुआ करते हैं, एक, और एक का मोलर मास स्टूडेंट्स कितना हुआ करता है 16। तो 16 डिवाइडेड बाय कितना मोलर मास था उसका कंपाउंड का 24 46 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आएगा 23 टाइम्स, ये आएगा आपका कितना 50 टाइम्स, तो कितना बन जाएगा ये
800 डिवाइड बाई 23 सॉल्व कर लेते हैं। 23 की टेबल में 800 को डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या करेंगे, 23 हम लोगों ने 5 टाइम्स अप्लाई किया तो कितना आया था 115, तो ज़्यादा हो जाएगा इससे। 4 टाइम्स अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। 23 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 3 12 कैरी 1, 4 2 प्लस 1 9, ज़्यादा चला जाएगा तो हम लोग क्या करें, इसको 3 टाइम्स लगाते हैं। 3 3 9, 3 2 6, 11 रिमेनिंग, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर 23 टेबल 1 में कितने बार जाएगी देखिए, 5 टाइम्स लगाया तो 115 आया, तो ज़्यादा हो गया। 4 टाइम्स लगाते हैं इसको, कितना आया था हम लोग का 92, तो ये 18 हो जाएगा। अब टेबल नहीं जाएगा तो पॉइंट आएगा यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए। 23 को हम लोग टेबल कितने बार अप्लाई कर सकते हैं, 8 बार अप्लाई करके देखते हैं एक बार। ये 23 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 24, 8 2 16 प्लस 2 84, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 टाइम्स अप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा 7 3 21 कैरी 2, 7 2 14 प्लस 2 16, कितना बचेगा 19। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 34.7%। अब देखिए मेरे पास दोनों की परसेंटेज आ चुकी है। अब आप चाहें तो हाइड्रोजन की सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हमको पता है पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ 3 टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने 2 की निकाल ली है और कोई भी मॉलिक्यूल कितना 100% ही हुआ करेगा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे। कार्बन कितना था 52.1 माइनस ये कितना है 34.7, ये कितना हो जाएगा 100.7 प्लस 1 8, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 2 5 प्लस 3 8, ये कितना आ जाएगा देखिए, ये आपका आ जाएगा 13.2%। सभी को बात समझ आ गई नहीं आ गई, तो स्टूडेंट इस टाइप के आप लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत आसान टाइप के न्यूमेरिकल हुआ करते हैं। मैक्सिमम 2 to 3 मार्क्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से और भी कई सारे क्वेश्चन दिए गए, इनके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग का अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आज का है। सो बच्चों, अब आप लोग जो टॉपिक देख पा रहे हैं स्क्रीन पे है, जो कि आपका एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी आपके काफी अच्छे सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो लोग समझ लेते हैं कि आखिर एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला में डिफरेंस क्या हुआ करता है। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करते हैं, तो बच्चों आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हुआ करता है, इसके आपको 2 मेजर पॉइंट याद रखने हैं। पहली बात तो क्या है, एलिमेंट्स है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ये पहला पॉइंट है। और दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, स्टेबिलिटी इज नॉट कंपल्सरी। अब क्या मतलब हुआ इस वाले का, पहली बात यहाँ पर क्या है, आपका एम्पिरिकल का मतलब आप लोग समझ लीजिए। क्या आप लोग को बेटा कभी आपने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपने सुना होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ करता था, थ्राइस मीडियन इज इक्वल टू ट्वाइस मोड, ऐसे भी कुछ हुआ करता था। तो यहाँ पे एम्पेरिकल का मतलब आपको बताएं बेटा, जैसे कुछ फॉर्मूले जो हुआ करते हैं, जो आप कैलकुलेट करते हो, डिराइव करते हो, कुछ प्रूफ्स वगैरह हुआ करते हैं, वो आपके नॉर्मल फॉर्मूले हो गए। पर एम्पेरिकल फॉर्मूला का बेटा मतलब ये हुआ करता है, जैसे हम बात करते हैं केमिस्ट्री के टर्म्स में, एम्पेरिकल का मतलब ये है, जैसे आपकी ये चीज़ जो है ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर ली गई है ना। जैसे मान लीजिए बात करते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स से, हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था। आपने मान लीजिए जो आपके काफ़ी सारे अपने डेटा प्लॉट किए, काफ़ी सारे अपने स्टैटिस्टिक्स का आपने ऑब्जर्व किया, फिर उनका आपने मीडियन निकाला, मोड निकाला और मीन निकाला, और आपने एक जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया कि हाँ इसका अगर ट्रिपल कर दो, इसका आप डबल कर दो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो ये रिलेशन आपका मल्टीपल जगह पे फॉलो हो जाता है, पर इसका कोई डेरिवेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। समझ आ रही बात है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूले में आपके एलिमेंट्स का एक बहुत सिंपल सा रेशियो होगा, सिंपलेस्ट रेशियो जो पॉसिबल होगा एलिमेंट्स में, उस मॉलिक्यूल में वो होगा, पर ये स्टेबिलिटी गारंटी नहीं देगा आपको। जैसे अगर मान लिया हमने यहाँ पर लिखा CH3, CH3 में रेशियो क्या है कार्बन नाइट्रोजन का 1:3, पर क्या CH3 बेटा स्टेबल हुआ करता है, आप बताओ हमको। CH3 अकेला स्टेबल है? नहीं, हम कुछ चार्ज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, प्लस नेगेटिव कुछ नहीं। क्या CH3 अकेले स्टेबल हो पाएगा? नहीं, चेक कर लेते एक बार ये। देखिए कार्बन से अगर आप 3 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो ऐसे, तो यहाँ पर देखिए 4th जगह तो खाली रह गई, नहीं रह गई है, लेकिन इससे CH3 जो आपका है ये क्या होगा, इससे छोटा आपका रेशियो पॉसिबल ही नहीं है, 1:3 से छोटा रेशियो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा होल नंबर रेशियो में। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूले में आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ रहा है, तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वो कंपाउंड स्टेबल होगा। समझ आ रही बात है, समझ आ रही है। लेकिन अगर बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की है, इसको हम एक बोलेंगे, ये आपका क्या एक्चुअल फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला होगा, और ये चीज़ बेटा क्या होगी, 100% स्टेबल होगा, 100% स्टेबल होगा।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेना आपके सामने लिखा C2H6, अभी बताएगा C2H6 किसका मामला है? वेरी गुड, C2H6 किसका मामला होगा बेटा? इथेन का। और अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे CH3 अब आप समझ पा रहे होंगे कि दो कार्बन का एल्केन क्या कहलाता है? इथेन कहलाता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो ये इथेन का मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, नो डाउट, लेकिन क्या यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं क्या इनके बीच में सिंपल होल नंबर रेशियो है? अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये समझ आ गई बात? समझ नहीं आ गई है मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल आपको डोमिनेट करेगा, दिखाएगा आपको कि हाँ इसमें इतने नंबर ऑफ कार्बन है, इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और वो स्टेबल भी होगा, पर उसमें आपका क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं आएगा। वहीं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो CH4 मॉलिक्यूल भी है, और इसका अगर आप देखोगे इसका आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या निकाल पाओगे? -2 4, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप देखो CH4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी और CH4 ही आएगा, और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा? CH4 आ जाएगा। समझ आ गई बात? नहीं आ गई? तो स्टूडेंट्स हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके हेल्प से हम लोग देखेंगे कि आप लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स हुआ करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.675% क्लोरीन. What will be its empirical and molecular formula if its molar mass is what? 98.96 ग्राम पर मोल। तो इसको स्टेप्स हुआ करते हैं हम लोग को फॉलो करेंगे और ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोग को पढ़ाया था ना परसेंटेज कंपोजिशन, इस क्वेश्चन में भी देखिए एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन दी जाएगी तो आप क्या करेंगे? जो आपका कंपाउंड का वेट है वो आप 100 ग्राम अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लेट मास ऑफ कंपाउंड बी 100 ग्राम। इससे क्या हो जाएगा? जो आपका परसेंटेज है ना वो हट जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है अगर मान लिया 100 का 4.07% निकालोगे तो 4.07 ही आने वाला है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा कि इस कंपाउंड में यानी 100 ग्राम अगर कंपाउंड लोगे तो उसमें 4.07 ग्राम आपकी हाइड्रोजन होगी, 24.27 ग्राम कार्बन होगा, और 71.65 ग्राम क्या हो जाएगी? क्लोरीन हो जाएगी। समझ आ गई बस? ये को यहाँ तक ये हम लोग का पहला स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करना पड़ेगा? इनका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। अभी हम लोगों ने क्या निकाल लिया? इनका ये गिवन मास निकाल लिया। हम लोग को बताया भी था गिवन मास बेटा क्या हुआ करता है? वेरिएबल है, वो चेंज हुआ करता है। हमने तीनों एलिमेंट का गिवन मास निकाल लिया। अब नंबर ऑफ मोल्स हम लोग बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने बताया भी था आपको, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है यहाँ पर बेटा? है 4.07 अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हुआ करता है? कौन बताएगा? वेरी गुड, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 हुआ करता है। थोड़ी भाई हमको बताया भी था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर उसका मोलर मास 1 ही होते हैं। तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 4.07 मोल्स। समझ आ गई सभी को बात है? अब निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन का वेट हम लोग को कितना दिया गया? गिवन मास कितना है? 24.7, और कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 2.12 टू 24.2 में टेबल जाएगा नहीं, जीरो लगाएंगे तो 12 टू 24। ठीक है, तो लगभग इतना आ जाएगा आपका। सिमिलरली अगर हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन कितना है? गिवन मास 17.65। अच्छा, क्लोरीन का मोलर मास किसी को पता है कितना हुआ करता है? 35.5। आपको याद होना चाहिए ये कितना है? 35.5। इसे आप लोग आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? लेकिन हमको बताया था ना कैलकुलेशन अपने आप करनी है विदाउट एनी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो अगर आप ऐसे डेसिमल हटाएंगे तो आप डिवाइड करना चाहेंगे किसको भी, इसको 3550 से डिवाइड करते हैं 7165। ठीक है, तो देखिए ये लगभग 2 टाइम्स आएगा इसमें। 20, 2 5 10, 2 5 10 +1 11, 2 3 6 +1 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 65। पॉइंट लगा के यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी टेबल नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका 2 टाइम्स दोबारा आ जाएगा। कितना आएगा ये? 7100। सॉरी नहीं जाएगा ये, 1 टाइम से लगाते हैं इस वाले को है। तो कितना आ जाएगा ये? माइनस करेंगे इस वाले को तो आपका अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे आगे जा करके तो ये देखिए 2.18 2.19 के समथिंग आएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा 2.02 मोल्स। समझ आ गई बात? तो मेरे पास क्या है? मेरे पास तीनों एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। ठीक है, तो मेरा सेकंड स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग का थर्ड स्टेप कौन सा निकला है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तुम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोग के तीनों के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बेटा कितने आए थे 2.02। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आए थे 4.04। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने आए थे 2.02। अब आपको क्या करना है, इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनसे आपको तीनों को डिवाइड कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा देखिए, अगर आप इसे 2.0 से डिवाइड कर दें, इसे 2.02 से डिवाइड कर दें और इसे भी 2.02 से डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिलेगा 1:2, 2:1। आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, जो आपका स्मॉलेस्ट आपका होल नंबर हुआ करता है, जो नियरेस्ट आपका होगा उससे आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, राउंड ऑफ ऐसे करेंगे जो काफ़ी हद तक पास में हो। जैसे अगर मान लिया आपका आंसर आ रहा है 1.02, तो आप उसे राउंड अप कर देंगे 1 में। आपका आंसर आ रहा है 1.92, तो आप उसे राउंड अप कर देंगे 2 में। समझ आ रही बात है। लेकिन मान लीजिए आपका आंसर है 1.3 समथिंग है, 1.6 समथिंग, उसे राउंड ऑफ नहीं करेंगे आप। ध्यान देगी आपको ये बात, वेरी गुड। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल लिया देखिए, इस वाले ग्राफ से मेरे पास क्लोरीन कितने हैं 1, कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और क्लोरीन कितने हैं 1। समझ आ गई बात है। तो बेटा यहाँ से जो हम लोग का जनरेट हुआ है, ये मेरा आ चुका है क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला। सभी को बात समझ में आ गई है। ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं क्या CH2Cl स्टेबल होगा। अगेन जैसे मैंने आपको CH3 बताया था ना, अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे इसमें भी एक बॉन्ड इनकम्प्लीट रह जाएगा। समझ आ गई बात सभी को है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग मास निकाल लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू, कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो दो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। क्लोरीन का हमने बता ही दिया आपको कितना हुआ करता 35.5। इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 14 प्लस 35.5। ये आपको टोटल करेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा बताइए, 49.5 ग्राम पर मोल। ये आप लोग का थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ तक आपने आपने कर लिया होगा, तो आपने मैक्सिमम काम यहाँ तक कर लिया है। जैसे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है ना, तो आपने 3 मार्क्स का काम ऑलरेडी कर लिया है। अब जो 1 मार्क का रिमेनिंग काम है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, और फिर हम लोग का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। सो स्टूडेंट्स, हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा एन फैक्टर। अगर हम बात करते हैं एन फैक्टर क्या हुआ करता है, पहले देख लेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, बस रेशियो निकालना पड़ेगा किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, या मोलर मास बोल सकते हैं आप इसको, अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मोलर मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मोलर मास, ये कितना आ जाएगा देखिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मोलर मास हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा था, कितना था 98.96 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला हम लोगों ने लास्ट में निकाला था, कितना आया था 49.5। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे नियर अबाउट कितना आ जाएगा 2। तो मेरे पास एन फैक्टर की बेटा वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। समझ आ गई बात है। बस लास्ट टाइम हम लोग करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या फाइंड करना था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ करता है एन टाइम्स, जो हमने एन फैक्टर निकाला उतने टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ आ गई बात है। तुम्हारे पास एन की वैल्यू कितनी आई है 2, मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला ने क्या निकाला था CH2Cl। क्या आ जाएगा हमारे पास देखिए, 2 की मल्टीप्लाई सी से यानी C2, H की मल्टीप्लाइड H2 है तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, और क्लोरीन कितना जाएंगे 2। ये मेरे पास आ चुका है बेटा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये पक्का स्टेबल होगा। आप लोग इसे ड्रॉ करके चेक भी कर सकते हैं, चाहे तो दोनों क्लोरीन एक ही एटम पे लगा लो, चाहे अलग अलग पे लगा लो। देखो क्लोरीन क्लोरीन दो लग गए, हाइड्रोजन 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 का हाइड्रोजन से भी देखिए ये पक्का स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें सारे एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाई हो पा रही है। अगर हम बात करें इस एलिमेंट की, इस कंपाउंड का APC नाम क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। सभी को बात समझ आ गई नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बननी होगी थोड़ी बेसिक बेसिक सी, कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीपल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आपको ये क्वेश्चन एक बार ढंग से अपने आप लगाना पड़ेगा, ताकि आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाए कि हमको किसके बाद क्या क्या करना है। समझ आ रही बात सभी को है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।